हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रैक्टिस नंबर 36 जो कि होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम्स के स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, ग्रुप डी और ड्राइवर का जो पद होने वाला एग्जाम। ठीक है, आप सभी लोगों को पता चल गया होगा क्योंकि इसका एग्जाम डेट आज आ चुका है। 4 और 5 जनवरी 2025 को इसका जो है होना है पेपर। ठीक है, अभी 6 दिसंबर को जो है इसका नोटिस, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो अब देर न करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस प्रैक्टिस पर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप आपको टोटल आज अगर देखा जाए 7 दिसंबर है, आज से आपको 27 दिन मात्र जो है इसके लिए समय है। तो चलिए इसी परिप्रेक्ष्य में हम स्टार्ट करते हैं। 36वां प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है। इसके पहले हमने 35 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा चैनल पर जाइए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर के 5 वीडियो कराए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो उसको भी देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करेंगे हिंदी से। फुल प्रैक्टिस सेट है, हिंदी से देखेंगे। अब पहले क्वेश्चन से लेकर 5 तक आपको इस गद्यांश को पढ़कर और उससे उत्तर देना। ठीक है, गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है गद्यांश है कि पूंजीवादी समाज में लेखक और पाठक के बीच क्या आ गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये गद्यांश से आपको पढ़कर इसका आंसर देना है। तो जब गद्यांश पढ़ेंगे तो आपका आंसर इसमें निकल के आएगा सी पार्ट, बाजार आ गया। ठीक है, बाजार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था? तो गद्यांश के अनुसार पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व जो था वो समाज का था, तो आंसर डी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कला क्षेत्र के संकुचन का आशय क्या है? कला क्षेत्र के संकुचन का आशय है, गद्यांश को पढ़िएगा आपका आंसर इजिली निकल आएगा, बी पार्ट हो जाएगा, कला का दायरा सीमित होना। ठीक है, चौथा है अजनबीपन का आशय क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या है? अजनबीपन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है एकाकीपन। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट। ठीक है, गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको इसमें इसका शीर्षक निकल के आएगा। पूंजीवाद के बारे में बात किया गया, तो पूंजीवाद समाज में जो है कला के बारे में बात किया गया, तो आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ये शीर्षक इसका बन सकता है। ठीक है, तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? एक बताना है इसमें से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में अब यहाँ पे जो जोड़ी दिया गया है इस तरीके से दिया गया है, इसमें से बताना है कौन संज्ञा विशेषण की जोड़ी जो है सही नहीं है, मतलब किस शब्द संज्ञा से विशेषण नहीं बनाया जा सकता। इसमें से अगर देखेंगे तो देखिए, विष का विषैला जो दिया गया है ये जो है विशेषण है विष का। ठीक है, पिता का पैतृक जो दिया गया है ये इसका विशेषण है। आदि का आदिम जो दिया गया है ये इसका विशेषण है। प्रांत का प्रांतिक है जो कि गलत है, ये इसका विशेषण नहीं होता, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, यही गलत है जो कि सही नहीं है संज्ञा विशेषण की दृष्टि से। ठीक है, चलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होता है? तो इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप जो होता है वो होता है किन्हीं से, किन्हीं से होता है। ठीक है, तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वो बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन करना है। ठीक है, वो बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द क्या है? तो देखिए, प्रविशेषण मतलब विशेषण की विशेषता बताएं, तो यहाँ पे विशेषण क्या हो जाएगा? बहुत के बाद मधुर जो लिखा मधुर गाता है, तो मधुर एक विशेषता बता रहा है। ठीक है, गा रहा है किस प्रकार? मधुर। और किस प्रकार ये गा रहा है? मधुर, बहुत मधुर, तो बहुत क्या हो जाएगा? इसका प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, जो लोग चैनल पर नए हैं अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है? यहाँ अगर हम देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया, तो यहाँ पे देख दो क्रिया का प्रयोग किया गया। ठीक है, वो स्वस्थ होना है और तुमको दवा पीनी पड़ेगी, तो यहाँ पर भी दो क्रिया का प्रयोग है। लड़का प्रसन्न होकर चलता बना, तो यहाँ पर भी दो क्रिया का प्रयोग किया गया। जो कि अगर बात करें बी पार्ट की, तो बी पार्ट में मैं अपने घर में रहूंगा, ये जो है संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अपव्यय को कितने भाग में विभक्त किया गया है? तो देखिए, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अपव्यय को अगर बात करेंगे तो टोटल 13 भागों में विभक्त किया गया है। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। अब इसमें कौन कौन से होते हैं? जैसे कि कालवाचक हो गया, स्थानवाचक है, ठीक है, सदृशवाचक है, तुलनावाचक हो गया, दिशावाचक हो गया, साधनवाचक है, हेतुवाचक है, विषयवाचक, व्यतिरेक हो गया, विनिमयवाचक है, विरोधवाचक है, सहचर और संग्रहवाचक है। तो ये 13 प्रकार के हैं कुल। आंसर ये पार्ट करेक्ट है।
स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है इसमें से, ठीक है, कौन सा इसमें से किसी का पुल्लिंग या स्त्रीलिंग सही नहीं। देव का देवी, मामा का मामी, कांत का कांति और गधा का गधी, इसमें से कौन सा एक गलत है। तो यहाँ अगर हम देखें तो कांत का जो कांति दिया गया ये गलत है, ठीक है। कांत का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, कांत का स्त्रीलिंग होता है कांता, ना कि कांति, तो यही गलत था। तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक परसर्गों को हटाकर सही वाक्य छांटना है। इसमें से वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा। अब इसमें अनावश्यक जो परसर्ग लगाए गए हैं उसको हटा के हमें सही वाक्य इसमें से बताना है। ऑप्शन कुछ इस तरीके से 4 दिए गए हैं। यहाँ अगर हम देखते हैं तो इसमें अनावश्यक परसर्ग जो लगा हुआ है वो क्या लगा है, यहाँ पर पहली बात तो पर लगा हुआ है और को, 2 शब्द लगे हुए हैं, तो हो जाएगा वो छत से नीचे गिर पड़ा। तो ये आपका इसका सही वाक्य हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, इतने धनी मानी व्यक्ति किस पदबंध का उदाहरण है। ये किस पदबंध, इतने धनी मानी व्यक्ति में अगर हम देखेंगे तो इसमें जो है ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, ठीक है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। वाक्य में संज्ञा का काम करने वाले पद समूह जो होते हैं संज्ञा पदबंध होते हैं। तो यहाँ आंसर ए पार्ट करेक्ट है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है। तो अगर हम देखते हैं इसमें से शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ है सी पार्ट में, ठीक है। हिरण्यकश्यप कैसे लिखा जाता है, तो सी पार्ट में जो लिखा हुआ है ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। निम्न में से किस विकल्प के सही शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। अब विकल्प आप देख लीजिए, ऑप्शन विकल्प में अगर देखें तो इसमें आपको बताना है कि किसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है। इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है कि उपसर्ग और प्रत्यय किसमें दोनों में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं डी पार्ट, तो डी पार्ट में सुभाषिक, सुभाषिक जो दिया गया सुभाषिक, सुभाषिक में उपसर्ग लगा हुआ है सु और प्रत्यय लगा हुआ है इक, ठीक है। और अभिमानी में अगर हम देखते हैं तो अभि उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, अभि उपसर्ग लगा हुआ है और प्रत्यय इसमें लगा हुआ है बड़ी ई। तो इस तरीके से दोनों का प्रयोग डी पार्ट में हुआ है, ठीक है। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से वृद्ध संधि कौन सी है। इसमें से वृद्ध संधि की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सदैव शब्द जो दिया गया है ये क्या होता है, ये वृद्ध संधि का उदाहरण होता है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सदा प्लस एव बनता है और यहाँ पे अगर देखते हैं तो बड़ा आ और ए मिलकर ए हो जाता है, ठीक है, बड़ा और ए मिलकर ए हो जाता है। तो इस प्रकार का जब कोई वृद्धि संधि होता है तो वहां पे वृद्धि संधि होता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 में देना है, हमें बताना है समस्त पद और समास के नाम का सही मिलान करना है, ठीक है। वाग्दत्ता में कौन सा समास है, धर्माधर्म में कौन सा समास है, और सप्ताह में कौन सा समास है और कमल नयन में कौन सा समास है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे मिलान करना है। तो देखिए वाग्दत्ता की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। और कमल धर्माधर्म, धर्माधर्म में देखेंगे तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। सप्ताह, सप्ताह जो दिया गया ये किस प्रकार के समास का उदाहरण, तो ये द्विग समास हो जाएगा, ठीक है। और कमल नयन में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। तो इस प्रकार हम इसको मिलान करना रहता है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। सी बी डी ए इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, तत्सम तद्भव शब्द का संगत युग्म कौन सा सही है ये बताना है, ठीक है। खरपट का तद्भव खोपड़ी होता है, शक्त का तद्भव सत्य, पर्यंक का तद्भव पलंग और घोटक का तद्भव घड़ा होता है। यहाँ पे कौन सा सही है ये बताना है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में तो देखते हैं तो सी पार्ट जो दिया गया है पर्यंक का पलंग, जो कि ये सही रूप से सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में सोने के पर्यायवाची शब्द विद्यमान है, ठीक है। सोना का पर्यायवाची क्या क्या होता है, सोने के पर्यायवाची होता है कनक होता है, ठीक है। सोना का पर्यायवाची कंचन होता है, सोना का पर्यायवाची हाटक होता है, सोने के पर्यायवाची में हिरण भी होता है, हिरण। सोने का पर्यायवाची जो है सुवर्ण होता है। तो इस तरीके से इतने सारे पर्यायवाची होते हैं। अब देखिए इसमें सी पार्ट में जो दिया गया है ये सही रूप से दिया गया है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म जो है त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत है। तो अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होता है, अग्रज का विलोम अनुज होता है, उन्नत का विलोम अवगत दिया गया है और आदान का विलोम प्रदान दिया गया है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कौन सा गलत है, तो सी पार्ट गलत हो जाएगा। उन्नत का जो अवगत दिया गया है ये गलत है, ठीक है। उन्नत का विलोम होता है अवनत, क्या होता है, अवनत, ना कि अवगत। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद क्या कहलाता है, ठीक है। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अगर अनुवाद करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है व्याख्या अनुवाद। आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में हमें मिलान करना है। मुहावरा है, देखते हैं किस तरीके से मुहावरा ये दिया गया है, मुहावरा और उसका अर्थ दिया गया है। हमें मिलान करके इसमें बताना है कि कौन सा मुहावरा का अर्थ क्या होता है। कान लगाना मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है? कान लगाने का अर्थ होता है ध्यान देना, ठीक है। कान खड़े होना, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है चौकन्ना होना। आंख लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब निगाह रखना। और आंखें खुलना मतलब कि सजग हो जाना। तो इस प्रकार हम इसको मिलान कर सकते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, मिश्र वाक्य दिया गया कि यह वही लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूँ। तो यह मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य में से इसका सरल वाक्य हमें बताना है, ठीक है। इस वाक्य का हमें सरल वाक्य बनाना है, क्या हो जाएगा इस वाक्य का सरल? यह मिश्र वाक्य के रूप में दिया गया है, तो इस वाक्य का अगर हम सरल वाक्य बनाते हैं तो सरल वाक्य में सिर्फ एक क्रिया होनी चाहिए। तो यहाँ अगर देखें तो इस लड़के से मैं मिल चुका हूँ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन में 24 में बताना है एक शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है, ठीक है। ये तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। बी पाठ है अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। सी पाठ है कक्ष में असंख्य जन समूह उपस्थित था। और डी पाठ है रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। इसमें से कौन सा एक शुद्ध रूप से वाक्य लिखा हुआ है ये बताना। तो यहाँ अगर हम देखते हैं व्याकरण की दृष्टि से तो सबसे शुद्ध वाक्य बी पार्ट है, ठीक है। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, ये शुद्ध रूप से है, बाकी सारे गलत हैं कुछ ना कुछ। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, दिवासान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब ये पंक्ति जो दिया गया है इसमें अलंकार बताना है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसमें कौन सा अलंकार किया गया है? तो वो संध्या सुंदरी परी सी, ठीक है, मेघमय आसमान से उतर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक निर्जीव वस्तु को क्या किया गया है? सजीव में वर्णन किया गया है। निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव में किया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जिस अगर किसी भी लाइन में या पंक्ति में निर्जीव वस्तु का मानवीकरण कर दिया जाए, मतलब कि सजीव कर दिया जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? तो मानवीकरण हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन जो होंगे वो इंग्लिश से होंगे। आपको पहला 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक आपको पैसेज को पढ़ना है और पैसेज को पढ़ के जो है उसका उत्तर देना है। तो पैसेज कुछ इस प्रकार है जो आपके सामने दिख रहा है, इसको आप पढ़िएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले पैसेज जो है पढ़ लीजिएगा, इस तरीके से पैसेज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पैसेज से पहला क्वेश्चन है नेचुरल फॉरेस्ट इन इंडिया आर डिक्रीजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ, ठीक है। इसका हमें उत्तर बताना है। मतलब कि अब जब आप पैसेज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में तो इसका आंसर निकल के क्या आएगा? नेचुरल फॉरेस्ट मतलब प्राकृतिक जो जंगल हैं भारत में, प्राकृतिक जो जंगल हैं भारत में क्या हो रहे हैं? परिणाम स्वरूप कम हो रहे हैं, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप कम हो रहे हैं ये बताना। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा आंसर द लियोपार्ड इज फास्टिंग लूजिंग इट्स हैबिटेट, मतलब कि तेंदुआ तेजी से अपना निवास स्थान खो रहा है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि तेंदुआ जो है अपने निवास स्थान खो रहे हैं। जब आप क्वेश्चन आपके इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपका आंसर इसका निकल के आएगा, ठीक है। लियोपर्ड हैज नाउ वेयर टू गो बिकॉज, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा अर्थ है? इसका क्या हो जाएगा आंसर? तेंदुओं के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, क्यों? क्योंकि इट्स नेचुरल फूड हैज बीन ब्लास्टेड एंड बैटर, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट है। चलिए व्हेन द फॉरेस्ट कवर डिक्रीज, फॉरेस्ट जो कवर है क्यों कब डिक्रीज हुआ था? तो इसका जब आंसर अगर आप पढ़ेंगे तो निकल के आएगा द लेपर्ड बिकम्स हंगरी एंड डिस्पैरेट। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए द लेपर्ड स्टार्ट विजिटिंग द विलेज बिकॉज द, मतलब लेपर्ड जो हैं तेंदुए जो हैं वो गांव की तरफ आना शुरू कर दिए, क्यों? क्योंकि मैन हाइड्स इन विलेज हट, मैन कहाँ पे हैं? विलेज हट झोपड़ी में रहते हैं, तो वहां पर आना शुरुआत कर दिया। आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, फॉरेस्ट कवर है शार्पली डिमिनिश्ड, अब या द अंडरलाइन वर्ड इन द अबव एक्सप्रेशन मीन सेम है। शार्पली का हमें सेम मीनिंग बताना है क्या होता है। शार्पली मतलब होता है क्या? शार्पली का मतलब अगर देखेंगे तो इसका अर्थ होता है क्विकली, ठीक है, तेजी से। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर। अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में बताना है भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फिल इन द ब्लैंक्स स्वीट्स आर डैश बाय चिल्ड्रेन, यहाँ पे क्या भरना है? ठीक है, स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, बच्चों के द्वारा है, क्या है? पसंद है, क्या है, ये भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये
जो वाक्य है, ये सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस में, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा, तो यहाँ पे लाइक्ड का प्रयोग किया जाएगा। आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन पार्ट ऑफ सेंटेंस में हैव एन एरर, ठीक है, जो पार्ट्स दिए गए हैं इसमें से कोई एक सेंटेंस एरर है और उस एरर को हमें बताना है। ये सेंटेंस है, इफ यू परमिट मी टू स्पीक द ट्रूथ आई शैल स्टेट विदाउट हेजिटेशन दैट यू हैव डन अ मिस्टेक नो एरर। यहाँ गलती पर कहाँ किया गया, किस वाले पार्ट में गलती किया गया, तो 32 में अगर हम देखते हैं तो डन ए मिस्टेक जो लिखा हुआ है, डन ए मिस्टेक, ठीक है, गलती यहाँ पे है। डन ए मिस्टेक के स्थान पर मेड ए मिस्टेक होता है, ना कि डन ए मिस्टेक, तो गलती सी पार्ट में किया गया, ठीक है, ये सी वाला पार्ट है तो सी पार्ट में हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में हमें क्या बताना है, यहाँ पे जो दिया गया कुड नॉट एबल टू, ठीक है, ये अंडरलाइन है और अंडरलाइन सेगमेंट को हमें बताना है कि इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट मतलब क्या रख सकते हैं इसकी और जगह पे। तो देखो कुड नॉट एबल टू के स्थान पर हम केवल कुड नॉट का प्रयोग सही करना उचित होगा, ठीक है, तो कुडंट का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं इसकी जगह पे, क्योंकि कुड एबिलिटी मतलब सामर्थ्य को शो करता है कुड, ठीक है, और कुड के साथ अगर एबल का प्रयोग हो जाएगा तो सुपर फ्लोस हो जाता है। यहाँ पे कैन और कुड के साथ जो है एबल का प्रयोग नहीं करते, तो इसलिए कुड नॉट सिर्फ प्रयोग किया जाएगा, तो सी पार्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, इन द फोर वर्ड दिए गए हैं, गिवन द व्हिच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, मतलब कि इसमें से कौन सा सही रूप से लिखा हुआ वर्ड है, ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो करेक्टली जो फ्रेनेटिकली जो दिया गया है ये सी पार्ट वाला सही है, तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इन ए वेरी एजिटेटेड मैनर, ठीक है, तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में सिनोनिम्स बताना है, मतलब पर्यायवाची, किस शब्द का, फ्लोरोसेंट का हमें पर्यायवाची बताना। फ्लोरोसेंट मतलब होता क्या है, मतलब चमकने वाला पदार्थ, इसका अर्थ होता है चमकने वाला पदार्थ। अब इसका जो है एक अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएगा, इसमें से अन्य पर्यायवाची हो जाएगा ग्लोइंग, ठीक है, आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में हमें एंटोनिम बताना है, मतलब कि विलोम, विलोम शब्द बताना है, किसका बताना है, वोलाटाइल का विलोम। वोलाटाइल मतलब होता क्या है, वोलाटाइल मतलब होता है अनिश्चित, ठीक है, वोलाटाइल मतलब क्या होता है, अनिश्चित। अब इसका विलोम क्या हो जाएगा, निश्चित, और निश्चित मतलब इसमें से देखा जाएगा तो सर्टेन होता है, ठीक है, सर्टेन मतलब क्या होता है, निश्चित, तो इस तरीके से इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निश्चित, ठीक है। सब्टल मतलब होता है सूक्ष्म, सब्टल मतलब सूक्ष्म होता है। फ्लाइटी मतलब होता है चंचल, ठीक है, फ्लाइटी मतलब क्या होता है, चंचल। इरेटिक मतलब क्या होता है, इरेटिक मतलब होता है सनकी, ठीक है, सनकी या मनमौजी, तो इस तरीके से हो जाएगा डी पार्ट करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन में बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना। अ सेट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, इसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं, तो इसको एक शब्द में कहते हैं पैक, ठीक है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। समूह के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा, पैक। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में हमें बताना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये भी है, अ पर्सन हु हैज हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड, तो इसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं वेटरन, ठीक है, वेटरन मतलब विशेष कार्य में दक्ष व्यक्ति, तो ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए एक शब्द ये सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में हमें क्या बताना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, मतलब मुहावरे का अर्थ बताना है। मेडन स्पीच, मेडन स्पीच का हमें अर्थ बताना है, और इस तरीके से ऑप्शन में इधर दिया गया है मेडन स्पीच का अर्थ मुहावरा, मतलब इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है प्रथम भाषण, मेडन स्पीच मतलब कि फर्स्ट स्पीच कह सकते हैं, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम, मतलब कि मुहावरे का हमें अर्थ बताना है। टू क्रॉस स्वार्ड्स, क्रॉस स्वार्ड्स मतलब जो तलवार होती है वो अगर क्रॉस हो तो उसको स्वार्ड्स मतलब, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बहस करना, ठीक है, मतलब कि टू फाइट, बहस करना, बी पार्ट टू फाइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 हमें बताना है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसका हमें पैसिव फॉर्म बताना है, पैसिव फॉर्म एक्टिव पैसिव, तो पैसिव वर्ड का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो सेंटेंस दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है, तो इसको अगर हम पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो बन जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो इजेमार का प्रयोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच सेलेक्ट करना है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच किसका, इसका बनाना है। आई सेड टू तारू बी केयरफुल व्हेन यू गो आउट, इसका हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना क्या होगा, तो इसका हमें इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा आई टोल्ड तारू टू बी केयरफुल व्हेन शी वेंट आउट, तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43,
इसमें हमें ग्रामेटिकल एरर कहाँ पर दिया गया ये बताना, ठीक है। इफ़ आई वांट टू गिव यू सम एडवाइस वुड यू बी इंटरेस्टेड। अब इसमें गलती के इधर किया गया ये बताना 43 में। तो गलती यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दिया गया है गेव यूज सम एडवाइस, ये जो है गलती किया गया, तो डी पार्ट इसका हो जाएगा आंसर। गेव के स्थान पर यहाँ पे गिव का प्रयोग किया जाना चाहिए था, ठीक है, गिव का प्रयोग किया जाना चाहिए था, क्योंकि गैव यू जो दिया गया इफ आई वांट टू गैव यू, तो यहाँ पे गिव का प्रयोग, क्योंकि टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अर्थात इन्फिनिटिव लगता है, ठीक है। तो इन्फिनिटिव वर्ड जो हो जाता है तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिव लगेगा, वांट टू के साथ गिव लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में हमें बताना है कि करेक्ट टेंस बताना है जो अंडरलाइन किया हैव लेफ्ट। अब इसका हमें टेंस बताना है कि किस टेंस में लिखा हुआ। तो 44 में अगर देखते हैं तो देखिए हैव लेफ्ट जो होता है ये क्या है, एक वाक्य का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताता है। हैव जो होता है ये ऐसे कार्य समाप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए रीअरेंज द पार्ट ऑफ करेक्ट ऑर्डर मेकिंग मीनिंग सेंटेंस, मतलब कि इसको रीअरेंज करके सही वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो रीअरेंज करेंगे तो हो जाएगा शेक्सपियर द मर्चेंट ऑफ वेनिस हैज ऑलवेज बीन द राइटर्स मोस्ट पॉपुलर प्ले इन इंडिया। तो आंसर सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 से 50 मतलब 46 से 50 तक आपको पैसे दिया है, पैसे को इस तरीके से भरना है, ठीक है। विथ कोविड-19 केस गोइंग डाउन इन दिल्ली मेनी हॉस्पिटल है, क्या भरेंगे आगे, शिफ्टिंग दियर फोकस ऑफ द अदर फैसिलिटीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कोविड पेशेंट। तो यहाँ पे नंबर 1 पर क्या भरेंगे, तो 46 में भरा जाएगा यहाँ पे स्टार्टेड शिफ्टिंग, मतलब शिफ्ट किया गया, स्टार्ट कर दिया गया है शिफ्ट करना। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा आपका स्टार्टेड, ठीक है। इसके बाद एट अ टाइम व्हेन डैश प्रेशर ऑफ नॉन कोविड पेशेंट कंटिन्यूज टू इंक्रीज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो 2 नंबर पे हम क्या भरेंगे, तो यहाँ पे भरेंगे द का प्रयोग, द प्रेशर ऑफ द नॉन कोविड डेफिनेट का आर्टिकल का प्रयोग करना यहाँ पर उचित होगा, क्योंकि आपको ऑप्शन में आगे 47 नंबर में 2 नंबर में क्या भरना है, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से निकाल के यहाँ पे भरना है, ठीक है। तीसरे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है भरा जाएगा हैज एडवाइस, ठीक है, हैज एडवाइस। और चौथे में हम क्या भरेंगे, स्टाफ। और इसी तरीके 5वें में हम क्या भरेंगे, सच एज। तो ये आप पढ़ लीजिएगा पैसेज के अनुसार, और इधर आपके ऑप्शन में दिया गया, तो इस तरीके से आप इसको फिल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 50 क्वेश्चन तक हो चुके हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखते हैं जीएस के क्वेश्चन। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं, तो देखिए श्वेतांबर और दिगंबर जो है दोनों 2 संप्रदाय हैं, किस धर्म के, जैन धर्म के। तो जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो होते हैं श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर जो होते हैं वो भद्रभाव के शिष्य थे जो नग्न रहने मतलब नग्न रहते थे, तो ये जो है दिगंबर कहलाया है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। वो इतावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है निकोलो डी कोंटी, ठीक है। निकोलो डी कोंटी जो कि इतालवी यात्री व्यापारी था, और इसने विजयनगर साम्राज्य का जो है प्रशंसा किया है। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, यह जो है शासक जो था विजयनगर का उस समय देवराय प्रथम, उसके शासन काल में जो है भारत जो है आया था, ठीक है। मार्को पोलो भी इतालवी व्यापारी ही था, और ये जो एक खोजकर्ता था, राजदूत था। इसका जन्म वेनिस गणराज्य में हुआ था। ये पांड्य शासकों के शासनकाल में 1292 ईस्वी में भारत जो है आया था, ठीक है। बारबोसा की बात करें तो ये पुर्तगाली यात्री था, ठीक है, पुर्तगाली यात्री था। और ये अगर हम बात करें तो ये विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय शासक के शासनकाल में 1515 से लेकर जो 1516 में जो है ये आया था, ठीक है। 1515-16 में भारत आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है, गोदावरी नदी की बात करेंगे तो इसकी उत्पत्ति होती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इसकी उत्पत्ति होती है, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नामक एक स्थान है, वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। गोदावरी को किस नाम से जानते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। चलिए भारत के जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन का ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया, ठीक है। कौन से दशक को जनसंख्या विस्फोट का दशक माना जाता है या कहा जाता है, इसमें से ऑप्शन में बताना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर
54 का हो जाएगा डी पार्ट। 1951 टू 1981 के दशक को जो है जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो है बहुत ज़्यादा जनसंख्या में इजाफा हुआ था भारत के। चलिए 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1975 में जब आपातकाल लगा था तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ये 5वें राष्ट्रपति थे उस समय, और इनके समय में जो है 1974 से लेकर 1977 तक ये राष्ट्रपति रहे थे। इन्हीं के समय में जो है आपातकाल लगा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। केंद्र की कार्यपालिका जो शक्ति होती है निहित होती है, किसमें निहित होती है? तो केंद्र की कार्यपालिका जो शक्ति होती है ये राष्ट्रपति में निहित होती है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब किया गया? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? 2019 तक 2 अक्टूबर तक देश के एक स्वच्छ भारत के रूप में प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति की अगर हम बात करेंगे तो ये संबंध है आलू के उत्पादन से। ठीक है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। आलू के उत्पादन से गोल क्रांति का संबंध है। ठीक है, पीली क्रांति का संबंध जो है किससे है? तो तिलहन के उत्पादन से रहता है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य यानी मछली के उत्पादन से रहता है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली के उत्पादन से है। हरित क्रांति मतलब खाद्यान्न उत्पादन से, और श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है? तो वायु की गति हम नापते हैं जो है एनीमोमीटर नामक यंत्र से। तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु होता है? जल को जीवाणु मुक्त इनमें से किसके माध्यम से किया जाता है? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए, जल के जीवाणु को मुक्त करने के लिए हम प्रयोग करते हैं क्लोरोमीन। ठीक है, क्लोरोमीन का प्रयोग करते हैं, जबकि ऑप्शन में आपको कहीं नहीं मिल रहा है। नहीं, ऑप्शन में मिल रहा है यहाँ पे। क्लोरीन जो होता है एक मजबूत जो है सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन जो है एक मजबूत ऑक्सीकरण कीटाणुनाशक है जिसका उपयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्लोरोमीन जो है सही हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है? तो कौन सी ग्रंथि, उस ग्रंथि का नाम क्या है? तो वो ग्रंथि है अग्न्याशय ग्रंथि। ठीक है, अग्न्याशय जो होती है मानव शरीर की वो ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग है? इसमें से आनुवांशिक रोग नहीं है, इनमें से कौन सा ये बताना है। तो रतौंधी दिया गया है, रंजकहीनता दिया गया, हीमोफीलिया, वर्णांतता दिया गया है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो रतौंधी जो होता है वो आनुवांशिक रोग नहीं होता है। ठीक है, इसका कारण क्या होता है? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होता है, जो कि एक ऐसा विकार होता है जिसके अंतर्गत रेटिना की लाल कोशिकाएं जो होती हैं अंधेरे के प्रति प्रतिक्रिया करने में असक्षम हो जाती हैं, और इसका प्रमुख कारण होता है शरीर में विटामिन ए की कमी का होना। ठीक है, तो ये होता है जो कि आनुवांशिक रोग नहीं होता। बाकी इसमें से तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं वो क्या होते हैं? आनुवांशिक रोग के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 63। होमी भाभा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसको देते हैं नाभिकीय ऊर्जा में, विशेष क्षेत्र जो है नाभिकीय ऊर्जा के लिए कोई काम किया जाता है तो उसके लिए होमी भाभा पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय पड़ता है एम्स्टर्डम में। ये कहाँ पड़ता है? तो ये नीदरलैंड में है। ठीक है, नीदरलैंड्स में के एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1971 में किया गया था। ठीक है, 1971 में इसकी स्थापना किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? कनाडा के वैंकूवर में। ठीक है, कनाडा के वैंकूवर में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस इंपॉर्टेंट है, 11 जुलाई को, याद रखिएगा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा है? तो स्वर्ण त्रिभुज में भारतीय पर्यटन के अगर देखा जाए तो उसमें आगरा, दिल्ली और जयपुर आता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगरा, दिल्ली और जयपुर आता है। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ठीक है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान अगर देखेंगे तो ये पड़ता है मैसूर में। ठीक है, मैसूर में स्थित है। यह संस्थान जो है 15 भारतीय भाषाओं में द्वितीय भाषा शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देकर भाषाई सद्भाव को बढ़ावा देता है।
तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहा जाता है? इसमें से पीला केक किस खनिज को कहा जाता है? तो पीला केक इसमें से यूरेनियम को कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है भारत में सबसे बड़ा यूरेनियम का क्या है, उत्पादक है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, पिग्मी निवासी किस देश में पाए जाते हैं? पिग्मी निवासी की अगर हम बात करेंगे तो ये पाए जाते हैं विषुवत रेखीय प्रदेश और अफ्रीका के जो है अफ्रीका में पाई जाने वाली जनजाति है पिग्मी। पिग्मी जनजाति है जो कि अफ्रीका में पाई जाती है विषुवत रेखीय प्रदेश में। ठीक है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, कौन सा प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? तो भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया, तो भारत का चुनाव आयोग जो है ये काम करवाता है। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। सेबी का फुल फॉर्म पूछा गया अगले क्वेश्चन में, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म बनता है। सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है एक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड है जो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई में इसका मुख्यालय है और ये 12 अप्रैल 1992 को, ठीक है, इसकी जो है स्थापना किया गया था। ठीक है, तो आंसर इसका सी पार्ट राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, लुप्त संख्या ज्ञात करनी, इसमें से 72 में बताइए। इस तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चन है, 2, 72, 73, 74, 75, मतलब कि 4 क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग से होंगे, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 दिया गया है, तो 7 में अगर हम यहाँ से 9 और गुणे 7 करते हैं तो कितना आ जाता है? 63 आ जाता है। और इसी प्रकार अगर हम 7 गुणे 2 करते हैं तो कितना आ जाता है? 14 आ जाता है। और इसी प्रकार 2 गुणे 15 करते हैं तो 30 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 गुणे 9 हो जाएगा, और 15 गुणे 9 कितना होता है? 135। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, 135 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 में प्रश्न चिन्ह इसके अगली संख्या बताना है, कौन सा होगा? 1, 11, 42, 219, 1542। देखिए संख्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब किसी का गुणा हो रहा है इसमें से। तो अगर 1 से 11 जाएंगे तो 1 गुणे 2 करेंगे 2 और प्लस 9 कर देंगे तो ये हो जाएगा 11। अब 11 से 42 जाएंगे तो 11 गुणे 3 करेंगे तो हो जाएगा 33 और प्लस 9 कितना हो जाता है? 42। ठीक है, इसी प्रकार 42 से जब 219 करेंगे तो 42 गुणे 5 और प्लस 9 करेंगे तो 219। और इसी प्रकार 219 गुणे 7 और प्लस 9 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1542। और सेम यही प्रक्रिया हम लगाएंगे तो गुणा करेंगे हम 1542 में 11 का और प्लस 9 करेंगे तो हमारी संख्या जो बनकर आएगी वो आ जाएगी 16,971। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16,971 बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 एक निश्चित कूट भाषा में होम को ये लिखा गया है और इसके उसी कूट में ARHB को हम क्या लिखेंगे? देखिए होम की अगर हम बात करें तो H से अगर E जाते हैं तो -3 करते हैं। ठीक है, क्योंकि H का 8 है, E का 5 है, तो -3 हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर O से L जाते हैं तब भी -3 करेंगे, O का 15 होता है तो L का हो जाता है 12। ठीक है, M से J जाएंगे तब भी -3 हो रहा है, और E से B जाएंगे तभी -3 हो रहा है, तो -3 कमी हो रही। तो A में -3 की कमी करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए में -3 कमी करेंगे। किस शब्द को ARHB के रूप में लिखा जाएगा? मतलब कि हम इसमें क्या करेंगे? -3 करेंगे, सॉरी इसमें हम क्या करेंगे? +3 करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम +3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका D। ठीक है, ए में +3 करेंगे D, R में +3 करेंगे तो U, और इसके बाद फिर H है, H में +3 करेंगे तो K, और इसके बाद फिर E आ जाएगा। तो हमारा ड्यू का आंसर राइट हो जाएगा, B C पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया फ्रेंचाइजी शब्द के प्रत्येक अक्षर को एक नया शब्द बनाने के लिए बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है। नवनिर्मित शब्द में बाएं से 5वें स्थान वाले अक्षर और दाएं से 3रे स्थान वाले अक्षर के मध्य अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं ये बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, 5 अक्षर होंगे। आप इसको जो है वर्णमाला के क्रम में करके इसके बाद देख लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 जो कि होगा आपके मैथ से। तो चलिए मैथ के क्वेश्चन हम करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 76 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जो है रविंद्र रोज सुबह 8 बजे, ठीक है, रोज सुबह 8 बजे वो घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। मतलब उसको रोज टाइम कितना लगता है? 1 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। एक दिन उसने अपना घर
8 बजे छोड़ा लेकिन सामान्य गति से 3/4 की गति पर 1/3 दूरी यात्रा पूरी की। अगर वो समय पर कार्यालय पहुंच गया तो रविंद्र ने अपनी सामान्य गति से कितने गुना गति पर यात्रा के शेष हिस्से में यात्रा किया, ये बताना है। तो चलिए इस प्रकार के अगर हम क्वेश्चन लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा देखिएगा। अब अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना रविंद्र की जो सामान्य गति है वो कितनी है, सामान्य गति जो है वो कितना है, मान लेते हैं कि 4x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इसके बाद और रविंद्र शेष हिस्से की यात्रा जो है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा गति से करता है, तो शेष हिस्से की यात्रा जो है ये करता है y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से करता है, मान लेते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें मान लिया गया। तो यहाँ पे तब इसकी सामान्य गति क्या हो जाएगी, तब सामान्य गति क्या हो जाएगी, सामान्य गति इसकी क्या हो जाएगी 4x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और कुल समय कितना लग रहा है, कुल समय कितना लग रहा है, तो 8 बजे चल रहा है, ठीक है। 8 बजे चल रहा है, 9:30 पर पहुंच रहा है, ठीक है। तो इसको हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 1 घंटा 30 मिनट, मतलब कि 3/2 घंटा टोटल समय लगता है। तो कुल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी बराबर हो जाएगा गति गुणे समय, यानी कि चाल गुणे समय, यानी कि गति जो है कितनी है 4x है, गुणे समय है 3/2। तो इसको अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा आ जाता है 6x किलोमीटर। ये हमारी कुल दूरी आ गई, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे, अब जो है अब अगर हम देखते हैं इसमें तो गति जो है अब कितनी थी, ये पहले इतनी थी, तो अब गति कितनी हो गई, तो अब गति हो जाएगी सामान्य गति की 3/4 गति बता रहा है, सामान्य गति का कितना 3/4 चल रहा है, ठीक है। 3/4 चल रहा है, तो सामान्य गति है 4x का 3/4, तो ये बराबर हमारा कितना आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3x किलोमीटर पर घंटा स्पीड अब हो जाएगी इसकी सामान्य गति। तो अब तय की गई दूरी अब कितनी हो जाएगी, तो चाल गुणा समय तय की गई दूरी बराबर दिया गया है कि 1/3 दूरी यात्रा पूरा करता है, तो 1/3 किसका, 1/3 इंटू 6x का, ठीक है। तो हो जाएगा 3 दूनी 6x, मतलब कि 2x किलोमीटर हमारे दूरी हो जाएगी। तो समय कितना लगेगा, यहाँ पे समय लग जाएगा दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है 2x आया है और चाल हमारा 3x है, तो 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 घंटा हमारा जो है यहाँ पे समय लग जाएगा, ठीक है। अब शेष हिस्से की जो गति है वो हमने माना है y किलोमीटर, ठीक है। शेष हिस्से की गति जो हमने माना है कितना y किलोमीटर, शेष गति जो हिस्से की गति है वह y किलोमीटर प्रति घंटा माना है कि चल रहा है। तो शेष दूरी हमारी कितनी बची, तो 6x टोटल था, उसमें से 2x चल लिया, तो हमारा अब 4x किलोमीटर बचा मात्र, ठीक है। तो समय कितना हमारा लगेगा, तो समय हो जाएगा दूरी बटे चाल, तो दूरी हमारा 4x है और बटे y हमारी चाल है, तो इतना हमारा समय लगेगा, ठीक है। तो कुल समय हमारा कितना है, कुल समय हमारा है 3/2 घंटे लगते हैं, ठीक है। कुल समय 3/2 घंटे लगते हैं। तो हमने कितना समय निकाला है, एक समय तो ये हो गया, एक समय ये हो गया, तो इन दोनों समय को हम जोड़ देंगे तो 2/3 घंटा प्लस 4x/y घंटा बराबर 3/2 घंटे के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x/y पक्षांतर करेंगे तो 3/2 माइनस 2/3, तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 4x/y बराबर 3 दूनी 6, एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 9 माइनस 4, ये बराबर हो जाएगा आपका 5/6, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 4x इंटू 5/6, तो हमारा y जो हो जाएगा वो सामान्य गति, ये हमने 4x क्या माना था सामान्य गति, तो सामान्य गति का जो समय लगेगा सामान्य गति का 6/5 गुना, ठीक है, 6/5 लगेगा, यानी कि सामान्य गति का 6/5 गुना लगेगा। इसको पलट देंगे तो इस तरीके से आंसर हमारा 6/5 गुना हो जाएगा, ठीक है। कितने गुने में, तो 6/5 गुने में यात्रा किया, तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको लगा लेंगे, ठीक है। अब सामान्य गति हमने जो 4x माना था उसी का कितना आया है 6/5 गुना वो करेगा गति। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 के बाद 77 देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन दिया गया है
कि एक त्रिभुज है एस टी यू में एस ई और टी एफ मध्यिकाएं एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है कि यदि यू टी बराबर दिया गया है 34 सेंटीमीटर, टी एफ बराबर 22.5 सेंटीमीटर और एस ई बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो कोण टी ओ ई का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हम पहले त्रिभुज लगाते हैं, बनाते हैं। इस तरीके से त्रिभुज हमारा है कोई, ठीक है, एक त्रिभुज हो गया। अब इसमें कह रहा है कि एस ई, पहले एक त्रिभुज कौन सा हो गया, ये हो गया एस टी यू, एस टी यू, ये त्रिभुज हो गया हमारा। इसमें अब कह रहा है कि एस ई और टी एफ मध्यिकाएं हैं, तो मध्यिकाएं हम निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से बिंदु ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये हमारा एस टी हो गया, एस ई हो गया, और एक हमारा जो मध्यिका है वो है टी एफ। तो टी एफ इस तरीके से हमारी मध्यिका हो जाएगी एक दूसरी, ठीक है। ये हमारी दूसरी मध्यिका हो जाएगी टी एफ, और ये दोनों एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब जब दोनों मध्यिकाएं हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। दोनों मध्यिकाएं क्या होती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ से मान दिया गया यू टी का मान टोटल दिया गया है कितना, 34 सेंटीमीटर, और टी एफ का मान दिया गया है हमारा 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और दिया गया है एस ई का मान, तो हमें कोण ज्ञात करना है टी ओ ई का, ठीक है, टी ओ ई का मान ज्ञात करना है। तो इस तरीके से हमें ये मान हमें ज्ञात करना है कि ये कौन सा कोण है, ठीक है। तो अभी इसको नहीं मानेंगे, ऐसे तो लगा सकते हैं कि ये दोनों मध्यिकाएं हैं तो एक दूसरे को 90 डिग्री प्रतिच्छेद करेंगे, कैसे करेंगे उसको भी निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर देखते हैं ओ ई बराबर है 1/3 एस ई के, ठीक है। ओ ई बराबर कितना हो जाएगा 1/3, क्योंकि चूंकि मध्यिका है तो ये बराबर हो जाएगा 1/3 गुणे 24, एस ई का मान 24 है, तो इस प्रकार हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्या ओ ई बराबर 8 सेंटीमीटर आ गया। इसी प्रकार यू ई का मान अगर हम ज्ञात करते हैं, यू ई का मान तो हो जाएगा ई टी के बराबर है, और ये बराबर हो जाएगा यू टी बाई 2 के, यानी कि यू टी का मान है 34 दिया गया है, तो 34/2 करेंगे तो 17 सेंटीमीटर हमारा यू ई आ जाएगा, ठीक है। और टी ओ का मान क्या हो जाएगा, तो टी ओ का मान हो जाएगा 2/3 इंटू एफ टी के, क्योंकि मध्यिका है, 2/3 इंटू एफ टी के, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 इंटू एफ टी का मान है 22.5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार अब हम देखते हैं, हमें जो त्रिभुज में मान ज्ञात करना है इस कोण का, तो इसमें हमें ये वैल्यू पता चल गया, तीनों भुजाओं का मान, ठीक है। ई ओ ई का मान कितना है 8, यू ई बराबर 17 सेंटीमीटर, यू ई बराबर 17, तो ये 17 है तो ये भी 17 होगा, ठीक है। इसके बाद टी ओ का मान 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 15। तो हमें जो मान ज्ञात करना था कोण त्रिभुज ओ ई टी में, अगर हम देखते हैं त्रिभुज ओ ई टी, तो त्रिभुज ओ ई टी में अगर हम ओ टी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर बराबर के देखते हैं तो ये हो जाता है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 289, जो कि ये होता है 17 का स्क्वायर के, और जो कि हमारा बराबर है 17, तीसरी भुजा 17 है जो कि ई टी के स्क्वायर है। तो इस प्रकार ये पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध होता है कि हमारा जो कोण है टी ओ ई वो हमारा क्या है 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज जो ई ओ टी है क्या है, वो एक समकोण होगा, और इस प्रकार 90 डिग्री होगा आंसर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम इसको लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब अगला देते हैं, 77 के बाद 78 है कि y बराबर 3 + 2√2, तो हमें मान ज्ञात करना है √2y² माइनस y की पावर -2। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन दिया गया और कुछ नहीं है, ठीक है। y का मान जो दिया गया इसमें रखेंगे, तो हम यहाँ से पहले y² मान यहीं पर निकाल लेते हैं। तो y² बराबर क्या हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे होल वर्ग, तो 3 तिरका 9 हो जाएगा, और 2√2 का होल वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 2 3 2 दूनी 4 यहाँ 12√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा y²। यहाँ से इसको और सॉल्व करेंगे तो 17 + 12√2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम 1/y निकाल लेते हैं। 1/y इसलिए निकालेंगे क्योंकि y की पावर -2 हमें निकालना है, तो 1/y इसका हम पलट देंगे तो 1/3 + 2√2 हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम जो है हम करेंगे, माइनस से अपोजिट माइनस होगा, और माइनस से हम दोनों साइड में गुणा करेंगे, ठीक है, हल करने के लिए रूट को। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा
3 - 2√2, क्योंकि नीचे जो है a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पे 3 - 2 हो जाएगा, 3 × 9 - 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 - 8 1 आ जाएगा, तो हमारा 1/y बराबर यही आ जाएगा। तो 1/y का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो इसको अगर हम वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 9 + 8 - 12√2, ये बराबर हो जाएगा 17 - 12√2, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो अब इसलिए जो हमारा वैल्यू निकालना है, हमें किसका वैल्यू निकालना है, √2y² - y⁻² का वैल्यू ज्ञात करना। तो यहाँ पे हम रखेंगे √2y² का मान हमारा कितना आया है, y² का मान हमारा ये आया है 17 + 12√2, और 1/y² मतलब -y⁻² का मान 17 प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है, तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 17 + 12√2, ठीक है, ये हो जाएगा वैल्यू। यहाँ से क्या है, देखिए -17 + 17 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, √2 12 12 24√2 बचेगा, ठीक है। अब √2 अंदर गुणा होगा तो हो जाएगा 24 × 2, 24 दूना 48, इसका फाइनल वैल्यू आ जाएगा 48, ठीक है। तो यही 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 48 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम अगला देखते हैं, 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है, 79 नंबर क्वेश्चन है, 79 नंबर क्वेश्चन है कि 4.5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज से दर से 450 की राशि पर 81 रुपये का लाभ पाने के लिए कितना समय लगेगा। तो देखिए इसको कैसे लगाएं, तो साधारण ब्याज का फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, ठीक है, इसी को लगा देंगे। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो दिया गया 81 रुपये दिया गया है, P का मान दिया गया है मूलधन 450 रुपये, R का मान 4.5% दिया गया, T का मान हमें निकालना है और अपॉन 100 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 0 और यहाँ से हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 100, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 चौक 20, ठीक है, 9 9 81 और 9 9 81, तो T बराबर आ जाएगा 4 वर्ष, आंसर इसका 4 साल हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक यात्रा पर 4 स्थानों चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई का दौरा करना चाहता है। व्यक्ति द्वारा मुंबई से बिल्कुल पहले चेन्नई का दौरा करने की संभावना ज्ञात करना है। देखिए कुल संभावना कितनी है, 4, अनुकूल संभावना मतलब 1 की बात कर रहा है, चेन्नई की बात कर रहा है, तो टोटल इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 81 नंबर आपको करना है, ये सोल्यूशन जो दिया गया है सिंप्लीफिकेशन है, आप इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर हमें बताइएगा कमेंट में, ठीक है। 81 का इस तरीके से कुछ आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। दिया गया है कि एक कार ए और बी की गति में अनुपात जो है वो कितना है, 3:5 में है। अब कार ए 15 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार बी द्वारा 2500 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लगने वाला समय ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए कार का जो है अनुपात दिया गया है। अब कार ए की गति हम मान लेते हैं, ए की जो चाल है वो कितनी है, 3x किलोमीटर प्रति घंटा है, और बी की गति जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार ए जो है वो 450 किलोमीटर की गति जो है तय करती है, कितने, 15 घंटे में तय करती है, दिया गया है, ठीक है। 450 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है, तो कार की चाल 3x बराबर कितना हो जाएगा, 450/15, ठीक है, 15 3 45 मतलब कि 30, तो x बराबर हो जाएगा 10, x बराबर 10 आ गया। तो इस तरीके से अब ए की जो चाल होगी वो क्या हो जाएगी, ए की चाल हो जाएगी 3 × 10 मतलब कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी एक्चुअल चाल। और बी की चाल कितनी आ जाएगी, बी की चाल आ जाएगी 5 × 10 मतलब कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। ये दोनों की चाल निकल गई, तो चाल बराबर फिर लगाएंगे दूरी बटा समय होता है, ठीक है। अब बी के द्वारा 2500 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए समय ज्ञात करना है, तो यहाँ पे समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, दूरी दिया गया 2500, ठीक है, दूरी कितना है 2500, और चाल हमारी है जो बी की कितनी निकली है, 50 से भाग कर देंगे, तो 5 हम 25, 50 घंटे लग जाएंगे उसको, ठीक है, 50 घंटे
लग जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर यही 50 घंटा हो जाएगा। इस प्रकार हम निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक निश्चित समय से एक ट्रेन ने एक्स से वाई तक, ठीक है, मान लीजिए कोई डिस्टेंस है एक्स से वाई तक जो है चलती है, एक्स से वाई तक और वापस एक्स तक की यात्रा की, ठीक है, इधर से गई फिर इधर लौट आई इस तरीके से। तो अगर लेकिन अगर ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक्स से वाई तक यात्रा, और ये कितने में गई, ये गई और आई तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा में गई। लेकिन अब कह रहा है कि 70 किलोमीटर से एक्स से चलती है और एक्स से वाई तक यात्रा कर रही होती है और वापस वाई से एक्स तक आने में 30 किलोमीटर की यात्रा, ठीक है, वापस 30 किलोमीटर, और इधर से जब जी गई तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आई, तो ये 4 घंटे अधिक लेती। तो एक्स और वाई के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, ठीक है, टोटल। चलिए इसकी मान लेते हैं दूरी कितनी है, डी किलोमीटर है। तो मान लेते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आने जाने में उसको लगा समय कितना, T1 समय लगता है, ठीक है, T1 समय लगता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में T1 समय लगता है। तब दूरी बटा चाल प्लस दूरी बटा चाल, मतलब एक बार गई तो 50 और आई तो 50 किलोमीटर, तो ये बराबर हो गया क्या, ये समय दोनों जोड़ के T1 समय लगा, इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे डी जो है, अब यहाँ पे T1 अगर निकालेंगे तो 2D बटा 50 हो जाएगा, 2D बटा 50, यानी कि D बटा 25 घंटा, ये हमारा आ जाएगा एक समय T1 ये आ गया। अब मान लेते हैं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से आने जाने में लगा समय जो है T2 है, इन दोनों के बीच समय कितना लगा, T2 लगा। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो D बटा 70 गई और फिर D बटा 30 घंटे आई, यानी कि दोनों मिलाकर T2 समय लगा। तो यहाँ से अब T2 बराबर क्या हो जाएगा, 70 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 7 त्रिक 21 210 और ऊपर जाएगा 70 30 100 डी, तो यहाँ से कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा इस तरीके से 2100 आ जाएगा इसका एलसीएम, डी बटा 21 घंटा लग जाएगा। ये T2 समय कितना आ जाएगा, डी बटा 21 घंटा, ठीक है। तो अब प्रश्न के अनुसार क्या है कि जब दोनों इधर से आती जाती है तो 4 घंटे का समय अधिक लेती है, मतलब कि T2 माइनस T1 बराबर 4 अधिक लेती है, तो घटा देंगे। तो यहाँ से अब दोनों को लगा देंगे तो T2 का मान है D बटा 21, T1 का मान है D बटा 25 बराबर हो जाएगा 4 के। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो D हो जाएगा एलसीएम, और D कॉमन कर लेंगे तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 21 गुणे 25, मतलब कि ऊपर जाएगा 25 माइनस 21 और ये बराबर के हो जाएगा 4 के, ठीक है। इसको अब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लेंगे, ये आ गया मान। यहाँ से D की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 25 में से 21 जाएगा 4 बटा 21 गुणे 25, ये वैल्यू बराबर 4 के, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 21 गुणे 25, 21 गुणे 25 कितना होता है, 21 गुणे 25 525 किलोमीटर। तो हमारा फाइनल जो उसकी बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 525 किलोमीटर। आंसर सी ऑप्शन इसके लिए राइट है, ठीक है। इस तरीके से हम इस सवाल को लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 83 के बाद 84 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 7 अंकों की संख्या क्या है, 4 2 9 7 1 के 2 44 से विभाज्य है, ठीक है, ये 44 से भाज्य है, तो के का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, के का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए 44 से विभाज्य मतलब 4 और 11 से विभाज्य है, ठीक है, 4 और 11 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जो लास्ट की 2 अंक हो क्या 4 से विभाजित हो, लास्ट के 2 अंक मतलब K2 बराबर K2 जो हो इसका 4 से विभाजित हो, ये विभाज्यता 4 से नहीं हो। और 11 से विभाज्यता की नियम है कि दोनों के एकांतर का योग कितना हो, दोनों के एकांतर का योग का अंतर 11 से विभाजित हो, ठीक है। दोनों के जो अल्टरनेट नियम लेंगे, मतलब कि ये और ये इन दोनों को अगर घटाएंगे तो जो घटाया जाए वो क्या हो 11 से विभाज्य हो, तो ये 11 का विभाज्यता का नियम है। तो यहाँ पे अगर K2 बराबर 7 रख देते हैं ऑप्शन के अनुसार तो हो जाता है 72 लास्ट की संख्या। तो इसको अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, तो मतलब कि 7, और अगर 7 यहाँ पर रख देते हैं तो भी ये 11 से डिवाइड हो जा रहा है। तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा 7 रखकर आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 7, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, जब एक संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है, ठीक है, मान लो कोई संख्या है
एक्स मान लेते हैं कोई संख्या कितनी है, एक्स है, एक्स मान लेते हैं कोई संख्या है, ठीक है। मान लेते हैं कोई संख्या क्या है, एक्स है, ठीक है। तो इसमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, एक्स का मतलब किसी संख्या का 70%, मतलब एक्स का 70%, 70/100। अब इसमें क्या है, 70 जोड़ा जाता है, 70 जोड़ दिया जाता है, तो प्राप्त जो संख्या होती है वो क्या होती है, 150 का 70% के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। इसको हम कर लेंगे सॉल्व। यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 7x/10 प्लस 70 बराबर ये बचेगा 15×7=105, ठीक है। ये हमारी संख्या बच जाएगी। तो 70 उधर ले जाएंगे तो 7x/10 बराबर 105 माइनस 70, तो 7x/10 बराबर 105 माइनस 70 हो जाएगा 35। तो यहाँ पे 7x बराबर हो जाएगा 35 गुणे 10, x बराबर हो जाएगा 35 गुणे 10/7, 7×5=35, तो ये आ जाएगा 10×5=50। तो हमारी वो संख्या कौन सी हो जाएगी, हमारी वो संख्या जो माना था 50 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ए पार्ट करेक्ट, राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, 86 नंबर क्वेश्चन है, सुहास और नितिन ने 8:3 के अनुपात में कारोबार में निश्चित मात्रा में राशि का निवेश किया, परंतु कुछ महीने बाद सुभाष ने अपना पैसा वापस ले लिया। 12 महीने के समापन पर सुभाष और नितिन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात जो है वो 5:4 है। तो केवल नितिन ने कितने महीने तक निवेश किया होगा ये बताना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो नितिन ने x माह के लिए निवेश किया था, ठीक है। मान लेते हैं, माना नितिन जो है कितने माह के लिए निवेश करता है, x माह के लिए निवेश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 का लाभ प्राप्त किया, x माह पर निवेश किया तो 8 × x हो जाएगा, बटे 3 का लाभ प्राप्त किया है कितने, सुभाष ने, सॉरी नितिन ने, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 12, ये 12 महीने पूरे लगाता है, ठीक है। इसके बाद इनका अनुपात कितना है लाभ का, 5/4 है, तो इस तरीके से कर देंगे। यहाँ से अब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4×3=12, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा x बराबर 5×3, 5×3 5, 5×3 नहीं सॉरी 5×3 × 3/8, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 5×3 = 15, 3×45/8, तो हो जाएगा 5×8 माह लगाएगा। तो कितने महीने तक निवेश किया, 5×8 माह का निवेश किया, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 है। 87 है कि मिताली और सजुल ने क्रमशः 336 रुपये और 231 रुपये के कारोबार में निवेश किया। इसके बाद कह रहा है कि परंतु मिताली ने कुछ महीने के बाद पैसे वापस निकाल लिए। 12 महीने के समापन पर मिताली और सजुल द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 2:3 होने पर मिताली ने कितने महीनों के बाद अपना पैसा निकाल लिया होगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि मान लेते हैं मिताली ने x माह के लिए लगाया था, ठीक है। मिताली ने x माह के लिए धन निवेश किया था, ठीक है, के लिए धन निवेश किया था। तो निवेश में अनुपात बराबर होता है लाभ में अनुपात। निवेश का अनुपात जो होता है वो बराबर किसके होता है, लाभ के अनुपात के बराबर, लाभ के अनुपात के बराबर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा 336 रुपये का निवेश किया इंटू कितने महीने, x महीने के लिए, और 231 रुपये का निवेश किया इन्होंने टोटल 12 महीने के लिए। तो इनको लाभ कितना प्राप्त हुआ, 2:3 के प्राप्त हुआ, तो इसके बराबर कर देंगे। अब इसको कर लेंगे हम सॉल्व, ठीक है। 12 से कैंसिल करेंगे तो 12×2 = 24, 12×8 = 96, 28 आ गया, ठीक है। 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 × 2 = 2, 2×7 = 14, ठीक है। और इसके बाद 3 × 4 = 2, 6, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 8 24, 3×7 = 21, 2 3×7 = 21, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 77/17, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इसको देखते हैं
अगर आप इसको भाग करिएगा, गुणा भाग करिएगा, तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5.5 माह। तो आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा ऊपर 4, ठीक है। तो यहाँ पे 77/14 हो जाएगा, 14×5 = 70। हाँ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे गलती की तो 5/5 5 5.5 माह के बाद जो अपना पैसा निकाल लिया। तो इस तरीके से आंसर इसका 5:5 हो जाएगा, ठीक है, 5.5। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब 88 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया आपके सामने। 88 नंबर क्वेश्चन है कि ए ने एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर 480 रुपये खर्च किए। फिर उसने इसे 20% के लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने इसे 30% की हानि पर सी को बेच दिया। सी ने अंततः इसे 10% के लाभ पर 3696 रुपये में बेचा। ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया था, ये बताना है। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, तो इसका एक सिंपल तरीका है। इसमें अगर हम बात करें, पहले देखिए 20 ए ने 20% लाभ पर बी को बेचा, ठीक है। तो कितना लाभ पर बेचा? 20%, मतलब कि 20/100 हो जाएगा, मतलब 20×5 मतलब 1/5, यानी कि अगर 5 रुपये का सामान है तो 6 रुपये में उसको बेच दिया, ठीक है। तभी तो 20% का लाभ होगा। ये एसपी हो गया, सीपी हो गया, यानी कि बी को उसने 6 रुपये में दे दिया ए ने। इसके बाद क्या है कि 30% की हानि पर बी ने उसको फिर सी को बेच दिया। 30% हानि मतलब 3/10, यानी कि अगर 10 रुपये का सामान था तो उसको दे दिया 7 रुपये में सी को, ठीक है। किसने दे दिया? बी ने। यानी 6 रुपये में खरीदा, 10 रुपये में 6 रुपये में खरीदा और 10 का सामान 7 में दे दिया। तो अभी 6-10 के दोनों डिफरेंट अलग है, क्योंकि यहाँ पे 6 रेशियो और 10, तो इसको भी हम बराबर करेंगे। अगला हम देख लेते हैं, सी ने अंततः इसे 10% के लाभ पर बेच दिया। 10% लाभ मतलब 1/10, यानी कि 10 रुपये का सामान 11 रुपये में बेच दिया। अब देखिए हमें अब बराबर करना है, चूंकि यहाँ पे 6 रुपये में बी लेता है तो यहाँ 10 रुपये में है, तो इसको हम करेंगे बराबर। और इस प्रकार यहाँ पे 7 रुपये जो है सी लेता है, तो यहाँ पे 10 रुपये है, सी ने बेचा है ना इसको, तो इसको हम करेंगे बराबर। तो इन दोनों को बराबर कर लेंगे अनुपात में, तब जाके हम इसको फिर अभी आगे लगाएंगे। देखिए इसको हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम 10 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पर अगर हम 10 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है 60, और ये हो जाता है 10×5 = 50। तो यहाँ पर भी अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 7×6 = 42, ठीक है। इस प्रकार हो जाएगा। और देखिए इसमें 10 से न गुणा करके हम इसमें गुणा करेंगे, 1 मिनट, ठीक है। इसको हटाएंगे, यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 5 से, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, का और इजी हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे। चलिए इसको हम गुणा करते हैं 5 से। तो 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30, 5 हम 25, और इस तरीके से इसको अगर हम गुणा करते हैं, 30 लाना है यहाँ पे, तो 3 से अगर हम गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 21, और ये हो जाता है हमारा 30, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए 30 हमारा बराबर हो गया, बी की वैल्यू बराबर हो गया, सी की वैल्यू बराबर करनी है। सी की वैल्यू बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू बराबर करेंगे, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 10 है। तो 10 को अगर हम इसमें गुणे 21 में अगर हम 10 का गुणा कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है 210, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा 300, और इसी प्रकार हम इसको कर देंगे 21 का गुणा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 210, ठीक है। तो अब देखिए हमारा ये 210 मतलब सी का वैल्यू बराबर हो गया, लेकिन हमारा बी का वैल्यू जो है यहाँ पे 3 से हो गया, यहाँ पे 30 ही है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें गुणे 10 हो कर देंगे ओवरऑल, तो ये हमारा हो जाएगा 300। इसमें भी 10 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 250। तो इस प्रकार अब 250, 300, 300, 200, तो 210, 21, 11×21। तो अब हमारा जो है वैल्यू पूरा बराबर हो गया। अब क्या कह रहा है कि सी ने अंततः इसे 10% के लाभ पर बेचा था 3696 रुपये में। तो 10% के लाभ पर बेचा था, मतलब कि 10 रुपये में, मतलब 210 रुपये का सामान था, तो 11×21 रुपये में बेचा था। तो ये हो जाएगा 11×21 का रेशियो हमारा दिया गया है 3696 के। तो एक रेशियो यहाँ से अगर निकालेंगे तो 3696/11×21 कर देंगे। यहाँ से अगर हम कैंसिल करते हैं कुछ चीज़ें, 11 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाएगा 11×3 = 33, 3 बचेगा, 11×3 = 33, 6 बचेगा, 11×6 = 66 बचेगा, ठीक है। इसके बाद अगर देखते हैं तो 21 से ये जाएगा 16 बार, तो ये कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से। तो एक रेशियो की वैल्यू हमारी आ जाएगी अब यहाँ पे 16, एक रेशियो की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी, ठीक है।
तो अब यहाँ से जब ए के रेशियो की वैल्यू 16 आ गई तो हमें निकालना क्या है, ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया। तो ए के द्वारा यहाँ पे देखिए कितने में खरीदा, 250 रुपये में खरीदा। ए ने कितने में खरीदा, 250 रेशियो में। तो एक रेशियो बराबर 16, तो 250 रेशियो की कितना वैल्यू हो जाएगा, तो 250 गुणे 16 हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसको गुणा करेंगे 250 रेशियो 16 तो ये हो जाएगा हमारा 4000 रुपये। 4000 रुपये में खरीदा था, लेकिन ए ने 480 रुपये खर्च किए थे। और तो इसमें जो है 480 रुपये खर्च करके तब 20% लाभ पर बेचा था। यानी कि हम इसमें 480 घटा देंगे तो हमारा जो है वो फाइनल वैल्यू आ जाएगा कि ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया था। तो 4000 में से 480 जब घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3520। ठीक है, 3520 हो जाएगा, जो कि हमारा वैल्यू दिया गया है ए पार्ट में। तो इस प्रकार ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ए पार्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम इस तरीके से इसको लगाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है? क्वेश्चन नंबर 89 है कि एक व्यापारी ने अपने माल की कीमत को इस तरह से अंकित करता है कि 25% की छूट देने के बाद भी वो 40% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 18,600 रुपये है। ठीक है, और ये रुपये में दिया गया है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, क्रय मूल्य अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है। क्रय मूल्य दिया गया है, 25% का छूट देता है, फिर 40% का लाभ कमाता है। चलिए इसको कैसे लगाएंगे। देखिए 25% की डिस्काउंट देता है, मतलब कि 25/100 यानी कि 25 चौका 100 यानी कि 1/4 हो जाएगा। यानी कि 4 रुपये अगर MRP है तो 3 रुपये में उसको बेचता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसके अनुसार आ जाएगा, डिस्काउंट के अनुसार। अब कह रहा है कि 40% का लाभ कमाता है, मतलब कि 4/10 यानी कि 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 यानी 2/5 हो जाएगा। यानी कि 5 रुपये का सामान 7 रुपये में बेचता है। तो ये फाइनली इसकी CP हो जाएगी और ये हमारा SP आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे SP दूसरा, यहाँ पे SP दूसरा है, तो इसको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, बराबर करने के लिए अगर हम ऊपर 7 से गुणा करते हैं, नीचे 3 से गुणा करते हैं, तो ये हमारा हो जाता है 7 चौक 28, 7 त्रिक 21 हो जाता है, और ये 7 त्रिक 21 और 5 15 हो जाता है। अब हमारा SP बराबर हो गया। तो क्रय मूल्य दिया गया कितना, 18,600। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है, 15 रेशियो पे। तो 15 रेशियो बराबर हो जाएगा 18,600 पे। तो एक रेशियो बराबर हो जाएगा 18,600 बटे 15 के। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो 15 एकम 15, 3, 15 दूना 30, 6, 15 चौके 60 और एक जीरो बचेगा। तो एक रेशियो बराबर 1240 के हमारा वैल्यू आ जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना है यहाँ पे, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य की वैल्यू हमारी क्या है, 28। 28 रेशियो, तो 28 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो 1240 गुणे 28 कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, गुणा करिएगा तो 34,720 आ जाएगा। ठीक है, 34,720 रुपये उसका क्या हो जाएगा, MRP हो जाएगा। 34,720 रुपये क्या हो जाएगी, उसकी MRP हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमें निकालना था। अगर यहाँ पे क्रय मूल्य दिया गया, अगर विक्रय मूल्य पूछता तो 21 रेशियो का निकाल लेते, तो 1240 गुणे 21 कर देते, तो हमारा जो है विक्रय मूल्य निकल जाता उसका। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ से निकाल सकते हैं, बस ये थोड़ा सा आपको बैठाना रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, SSC का क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसको देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, कि त्रिभुज PQR एक त्रिभुज है और इसमें चतुर्भुज ABCD अंकित है। तो इसमें हमें ज्ञात क्या करना है। देखिए चतुर्भुज ABCD कहाँ है, ABCD, ये हमारा जो चतुर्भुज बन रहा है, इसमें हमें इसी का क्षेत्रफल हमें बाद में ज्ञात करना है। इसमें दिया क्या गया है, क्यों B का मान दिया गया है 2 सेंटीमीटर, क्यों C का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर, CR का मान दिया गया 3 सेंटीमीटर, BR का मान 4 सेंटीमीटर, PB का मान 6 सेंटीमीटर, PA का मान 5 सेंटीमीटर और AD का मान दिया गया 3 सेंटीमीटर। तो टोटल अगर देखेंगे तो 5 3 8 2 10 ये हो जाएगा, 6 4 10 ये हो जाएगा टोटल, 5 3 8 ये हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो इस तरीके से इसका वैल्यू दिया गया, हमें निकालना कि इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू याद करना है। ठीक है, इसका वैल्यू हमें इस क्षेत्रफल निकालना कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए कुछ पहले कुछ समझ लीजिए बातें। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि कोई त्रिभुज इस प्रकार दिया गया, ठीक है, और उसकी एक वैल्यू ये AB है और एक वैल्यू ये है, और इसका एक थीटा मान दिया गया। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हो जाता है AB इंटू साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर कोई दूसरी त्रिभुज दिया गया इस प्रकार और उसमें एक ये इस तरीके से लाइन खींच दिया गया,
तो यहाँ पे हो जाएगा इसकी वैल्यू ए हो जाएगी, इसकी वैल्यू सी है मान लेते हैं, इसकी सी है, इसकी डी है, ठीक है, ए बी सी डी इसकी मान लेते हैं वैल्यू, और ये थीटा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इसका अगर हम निकालेंगे एरिया, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा ऊपर का तो हो जाएगा बी सी साइन थीटा, और बट नीचे जो त्रिभुज ये बनेगा इसमें क्या बन जाएगा ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी साइन थीटा, मतलब इन दोनों के जोड़ का जो हो जाएगा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फाइनल क्या आ जाएगा बी सी बटा ए प्लस बी और सी प्लस डी, इसका जो है क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार। यानी कि यहाँ साइन थीटा से कोई वैल्यू मतलब है नहीं। तो अब ये समझ गए होंगे। अब इसको समझाने का तरीका ये था कि इसमें हमें जो ये लाइन पारी हुई है, फिर ये लाइन है, फिर ये लाइन है, इन तीनों लाइन को ज्ञात करके इन तीनों से कंपेयर करके हमें यही क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए अब इसको आप समझ गए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब क्या करते हैं, चलिए अब यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज पी ए बी, ठीक है, निकालेंगे एरिया। त्रिभुज त्रिभुज पी ए बी लेते हैं और अपान त्रिभुज पूरा लेंगे पी क्यू आर में, ठीक है। मतलब कि अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो त्रिभुज पी ए बी ये हो गया और त्रिभुज पी ए आर बी ये पूरा हो गया, ठीक है। इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसी के अनुसार ऊपर वाले फार्मूले के अनुसार त्रिभुज पी ए बी की वैल्यू जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो त्रिभुज पी ए बी की वैल्यू दिया गया है 5/3, ठीक है। पी ए का मान 5 है। अब पी ए बराबर पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, मतलब 5/पी बी का मान कितना है, पी बी का मान दिया गया है 5/6, 5/6 हो जाएगा, ठीक है, 6 मान दिया गया पी बी का मान। और बटे पी क्यू आर में अगर देखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में लेंगे तो नीचे हो जाएगा 10/10, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 तैया 6, 2 पंचे 10 और 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3/10 हमारी वैल्यू आ जाएगी। मतलब ऊपर पी ए बी का जो रेशियो आ जाएगा यूनिट 3, नीचे पी क्यू आर का 10 आएगा। अब इसी प्रकार हम लेते हैं फिर दोबारा त्रिभुज क्यू डी सी में बटे त्रिभुज पी क्यू आर ले लेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्यू डी सी ये वाला त्रिभुज आप देखते रहिए, क्यू डी सी जो हम बोलेंगे क्यू डी सी में। अब त्रिभुज क्यू डी सी में अगर क्षेत्रफल लेंगे तो क्यू डी, अब क्यू डी इंटू क्यू सी होगा, तो क्यू डी का मान दिया गया 2, क्यू सी का मान दिया गया 5, ठीक है। आप वहाँ पर देखते रहिए। और पी क्यू आर में हो जाएगा क्यू आर इंटू क्यू पी, तो क्यू पी का मान 10, क्यू आर का मान 8, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 चौके 8, 5 दूनी 10, माने कि हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू यहाँ पे 2 चौके 8, 5 दूनी 10, मतलब 1/8 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब लेते हैं एरिया आप त्रिभुज सी बी आर में, ठीक है, सी बी आर और अपान सी बी आर के बाद त्रिभुज पी क्यू आर से कंपेरिजन इसका भी करेंगे। तो यहाँ पे सी बी आर में अब देखेंगे बी आर गुड़े सी आर, ठीक है। तो बी आर का मान 3 सेंटीमीटर गुड़े सी आर का मान जो है कितना है 4 सेंटीमीटर, और बटे पी क्यू आर में अब पी आर इंटू क्यू आर हो जाएगा, तो पी आर का मान कितना हो जाएगा 10 इंटू क्यू आर का मान 8, ठीक है। तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 3/20 के, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर रेशियो देखते हैं रेशियो में, तो पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर, यहाँ पे 10 वैल्यू है, 8 वैल्यू है, 20 वैल्यू है, इन सभी को हम कर लेंगे बराबर। तो बराबर कैसे करेंगे, तो इसमें हम गुणा करते हैं 40, 10, 8, 20 का अगर एलसीएम लेंगे तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, यहाँ पे 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, और यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 12/40, 5 एकम 5/40, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6/40। यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर का जो हमारा पूरा यूनिट आ गया कितना आ गया 40 यूनिट, और त्रिभुज पी ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, क्षेत्रफल इसका आ जाएगा क्यू डी सी की 5, और इसका वैल्यू आ जाएगा 6, ठीक है, सी बी आर का। और टोटल कितना है, टोटल हमारा 40 है। तो टोटल 40 है, तो हमें ए बी सी त्रिभुज ए बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 माइनस 12 प्लस 6 प्लस 5 कर देंगे, ठीक है। 12 प्लस 6 प्लस 5, माने कि अगर हम चतुर्भुज निकालते हैं, चतुर्भुज जो ए बी सी डी का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 माइनस पूरा त्रिभुज है उसमें से हम इसको घटा देंगे 12 प्लस 5 प्लस 6,
ठीक है, इसको अगर हम घटाएंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 40 माइनस 12, 5 17 6 23। 40 माइनस 23 मतलब कि 17 रेशियो के हमारा आ जाएगा चतुर्भुज ABCD की वैल्यू। ठीक है, अब हमें यही निकालना है 17 रेशियो का मान। 17 रेशियो का मान कैसे निकलेगा? तो देखिए, हमें त्रिभुज PQR का मान पता है, ये 10 है, ये 10 है, ये 8 है, तो इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, जो हमारा क्षेत्रफल इसका कैसे निकलता है, तीनों अगर भुजाएं ज्ञात हों तो अंडर रूट S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी करके निकालते हैं, तो उसी को हम लगा देंगे इसमें। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अंडर रूट 10 10 20 और 8 28/2, तो S की वैल्यू हो जाएगी 14। ठीक है, 28/2 मतलब कि 14 हो जाएगी। तो S इंटू एस माइनस ए मतलब 14 माइनस 10 इंटू 14 माइनस 10 इंटू 14 माइनस 8, ये हमारा इसका फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 6। ठीक है, यहाँ से हम क्या क्या वापस ले सकते हैं, तो यह आ जाएगा आपका, एक तो अंदर से बाहर आ जाएगा 4 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, यानी 2 और आ जाएगा, और इंटू 7 की 21 अंदर बच जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 रूट 21 हमारा फाइनल PQR का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 8 रूट 21 किसके बराबर है? 8 रूट 21 है 40 रेशियो के बराबर। ठीक है, तो 40 रेशियो के बराबर क्या है? 8 रूट 21, यानी 40 रेशियो बराबर है 8 रूट 21 के। ठीक है, तो यहाँ से 8 पंचे 40 कट जाएगा, यानी 5 रेशियो बराबर 21 रूट 21 के हो जाएगा। ठीक है, 5 रेशियो बराबर क्या है? रूट 21। 5 रेशियो बराबर कितना है? रूट 21 है, 21। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? रूट 21/5। ठीक है, तो यहाँ से अब हम 17 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, 17 यूनिट जो हमारा था, किसका 17 रेशियो था? चतुर्भुज का। तो 17 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? तो 17 इंटू रूट 21/5, और यही हमें जो है निकालना था। तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आएगा 17 रूट 21/5 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। 91 नंबर क्वेश्चन है कि एक राशि 3,550 रुपये XYZ में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि X के हिस्से का 3 गुना, Y के हिस्से का 5 गुना और Z के हिस्से के 7 गुना के बराबर है। तो X का हिस्सा किसके बराबर है, ये बात बताना है हमें। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन में तो कुल राशि हमारी कितनी है? 3,550। 3,550 दिया गया है, कुल राशि टोटल है। तो हमें इसको प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है? X के हिस्से का 3 गुना मतलब 3x, ये बराबर है 5y, और बराबर Z के हिस्से का मतलब कि 7z, 7 गुना बराबर, तो 7z कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा? x अनुपात y अनुपात z, अगर यहाँ से निकालते हैं तो हम इसको बटे में कर देते हैं। ठीक है, x 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7, यानी कि, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x अनुपात y अनुपात z हो जाएगा आपका 35 अनुपात 21 अनुपात 15 के। ठीक है, आप इनका एलसीएम ले लीजिएगा, 3 5 7 और सब में गुणा कर दीजिएगा, फिर काट पीट के यही आपका आंसर आ जाएगा, मतलब यही आपका अनुपात आएगा। तो अब x का हिस्सा क्या हो जाएगा? x का हिस्सा क्या हो जाएगा इसमें से? टोटल कितना है? 3550 बटे, इसको अगर हम जोड़ते हैं 35 + 21 + 15 तो हमारा हो जाता है 71, और x इसमें कितना है? 35 रेशियो के, तो गुणा कर देंगे इससे। अब इसको जब सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा 1750 रुपये। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर इसका हो जाएगा 1750 रुपये, जो कि हमारी वैल्यू दिया गया है, ये पार्ट 1750 यानी कि सी पार्ट। ठीक है, इसी प्रकार अगर y का हिस्सा पूछता तो यहाँ पे 35 की जगह पे 21 से गुणा कर देते, z का हिस्सा पूछता तो 21 की जगह पे यहाँ पे 15 से गुणा कर देते। ठीक है, तो हमारा तीनों निकल आता। चलिए क्वेश्चन नंबर 92। 92 नंबर क्वेश्चन है कि 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 300 रुपये के निवेश से प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि की मात्रा ज्ञात करना है। 10% माने कि 1/10, मतलब कि अगर हम मान लेते हैं हमारा मूलधन जो है वो 100 है, 10 का स्क्वायर इसी के टर्म में मानेंगे, तो 1/10 अगर लगता है तो हमारा ब्याज पहले साल का हो जाएगा 10 रुपये, दूसरे साल भी 10 रुपये, और दूसरे साल में 1/10 इसका लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो हो जाएगा 1 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 10 10 20 से 21 रेशियो के हो जाएगा। ठीक है, 21 रेशियो हमारा टोटल चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। दिया क्या है? 300 रुपये दिया गया है मूलधन, तो मूलधन हमने माना था 100 रेशियो के,
रेशियो बराबर 300 के दिया गया है, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 3 के। ठीक है, तो 21 रेशियो में ज्ञात करना है, तो 21 गुणे 3 कर देंगे तो 21 यहाँ 63 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा फाइनली। तो आंसर इसका 63 रुपये हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। इस तरीके लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, घन की भुजा की लंबाई कितनी है? 5.6 सेंटीमीटर है। घन से बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा? कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पे देखिए, जो घन की भुजा की लंबाई दिया गया है, इसमें घन के बाहर निकालने जाने वाले सबसे बड़े गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, यानी कि आर क्या हो जाएगी, 5/6/2 कर देंगे, यानी कि 2.8 सेंटीमीटर हो जाएगी उसकी त्रिज्या। तो गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है? गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है? 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। तो इसी के फार्मूला लगाएंगे, 4/3, पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर क्यूब, मतलब 2.8 गुणे 2.8 गुणे 2.8, 3 बार गुणा कर देंगे तो हमारा जो है वैल्यू आ जाएगी। अब इसको कर लेंगे सॉल्व, तो इसका हमें आयतन पता चल जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा आप लोग, तो फाइनल इसकी वैल्यू जो आएगी हो जाएगी 91.98 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमने इसको डायरेक्शन बता दिया, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, गुणा करना आपका काम है। इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 के बाद 94 नंबर, 94 से 96 को आपको एक ग्राफ दिया गया, ग्राफ से पढ़कर आपको उत्तर उसका बताना है। ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया गया, इसमें आयात और निर्यात दिया गया। ठीक है, ये आयात है, ये निर्यात है, और 2013, 14, 15, 16, 17, 13 से 17 तक के वर्षों का जो है हमें आयात और निर्यात दोनों दिया गया है। अब इसका हमें ज्ञात क्या करना है, वो 94 नंबर क्वेश्चन में आपको ये इस तरीके से कुछ दिख रहा है कि 2015 और 17 के कुल आयात का 2013 और 16 में कुल निर्यात से अनुपात बताना है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम देखते हैं तो 2015 और 17 में कुल आयात कितना है, तो 2015 में अनुपात जो दिया गया है आयात का वो 450 है, और 2017 में आयात जो दिया गया है वो कितना है 550 है। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो 450 प्लस 550 एक, और इसका अनुपात हमें ज्ञात करना है 2013 और 16 का निर्यात से। तो 2013 में निर्यात 400 है, तो यहाँ पे कर देंगे 400 प्लस 2016 में निर्यात कितना है, 2016 ये दिया गया निर्यात इसका कितना है 440, सॉरी, तो 440 इसको ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार ये अब निकल आएगा, यहाँ से अब इसका अनुपात हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, 450 और 550 हो जाएगा 1000, अनुपात 450, 440, 840। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 25:21। यही हमारा आंसर हो जाएगा 25:21, सी पार्ट इसका करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 के बाद 95 नंबर क्वेश्चन है कि 2014, 16 और 17 में स्टील का कुल आयात 2013, 15 और 17 के कुल निर्यात से कितने प्रतिशत कम है, ये बताना। तो 14, 16, 17 अब लिख लेते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2014, 2016, 2017 का हमें क्या निकालना है, आयात। ठीक है, और 2013, 2015 और 2017 का हमें जो है कुल निर्यात का हमें कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए, अब देखते हैं यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ जो दिया गया इसको देखते हैं। 2014 में आयात कितना था, तो 2014 में अगर आयात देखते हैं तो 360 है। ठीक है, प्लस करेंगे 2016 में कितना आयात है, 2016 में है 500, प्लस करेंगे 2017 में कितना आयात है, 2017 में जो है 550 है। ठीक है, इसको जोड़ देंगे, ये जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 1410, मतलब 1410 करोड़ रुपये आ जाएगा। ठीक है, करोड़ में दिया गया है। इसके बाद 2013 में निर्यात, 2013 में निर्यात कितना है 400, 400 लिख देंगे, प्लस 2015 में निर्यात कितना है, तो 2015 में 600 निर्यात है, प्लस 2017 में निर्यात कितना है, 2017 में 650 निर्यात है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये निर्यात हो गया 2015 का निर्यात, ये हो गया 2013 का निर्यात, ये हो गया। ठीक है, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 प्लस 600 प्लस 650, तो यह आ जाएगा 1650 करोड़ रुपए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये कितना कम है, तो परसेंटेज में कितना कमी है तो ये बताना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1650 में से 1410 घटा देंगे, बटे कितना 1650 से बताना है, तो यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। इसको घटाइएगा 1650 में से 1450, तो आपका कितना आ जाएगा 24। ठीक है, बटे 1650 इंटू 100, तो ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा भाग करिएगा तो आ जाएगा 14.5%। ठीक है, इसको अब कर लीजिएगा तो आंसर इसका हो जाएगा 14.5%, 14.5% की कमी हो जाएगी।
तो इस तरीके से आंसर 14.5% हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, चलिए दिए गए 5 वर्षों के दौरान आयात कितने वर्षों में देश के औसत निर्यात के 80% से अधिक थे, ये बताना है। ठीक है, तो औसत निर्यात के लिए हम क्या करेंगे, सभी जितना 5 वर्षों में हुआ है उनको हम जोड़ेंगे, इसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा निर्यात आएगा उसका 80% का जो है हमें बताना है, जो जितना आएगा उससे ज़्यादा कितने कितने में निर्यात हुआ है ये बताना है। तो चलिए हम 5 वर्षों के निर्यात पहले हम निकालते हैं, औसत निर्यात। ठीक है, तो औसत निर्यात 5 वर्षों का कुछ इस प्रकार देखेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन है, 95 हो चुका है। 96 नंबर क्वेश्चन में औसत निर्यात हमें निकालना है। तो औसत निर्यात, एवरेज निर्यात, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो पहले साल में 400 हुआ है, प्लस दूसरे साल में 450, प्लस तीसरे साल में 600, प्लस चौथे साल में 440, प्लस और इसके बाद हुआ है 650 निर्यात। ये टोटल कितने हैं, 5 वर्ष, तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे, जोड़िएगा इनको तो आ जाएगा 2540/5। यहाँ से इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 508 करोड़ रुपए आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया औसत निर्यात। अब इसका 80%, 508 का 80% निकालेंगे, तो इसको अगर हम भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 406.4 करोड़। ठीक है, अब इससे कितने ज़्यादा हैं, तो इससे ज़्यादा में 406 करोड़ से कितने ज़्यादा है, तो 2014 का निर्यात 450 है, 2015 का निर्यात 600 है, 2016 का 440 है, और 2017 का 650 है। तो कितने हैं टोटल, 4 वर्ष ऐसे हैं जहाँ पे 406 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, और 2013 का 400 करोड़ था, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार 4 वर्ष हो जाएंगे, 4 वर्ष जो है औसत निर्यात से 80% से अधिक है। तो आंसर ए पार्ट इसके लिए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 के बाद 97। एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत भार 58 किलोग्राम है, उनमें से 6 छात्र जिनका औसत भार 45 किलोग्राम है कक्षा छोड़कर चले गए, और 6 अन्य छात्र जिनका औसत भार 54 किलोग्राम है वो कक्षा में शामिल हो गए। तो कक्षा का नया औसत वजन क्या होगा। अब देखिए 50 छात्र का कुछ दिया गया औसत भार कितना, 58, तो 50 छात्रों का अगर हम टोटल देखते हैं कुल किलोग्राम कितना, कुल भार तो हो जाएगा 50 गुणे 58, ये हो जाएगा टोटल भार इनका 2900 किलोग्राम। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 2900 किलोग्राम। अब छोड़कर जाने वाले जो 6 छात्र हैं उनका जो है कुल भार कितना हो जाएगा, तो 6 गुणे 45 माने कि ये हो जाएगा 270 किलोग्राम। और जो 6 नए ऐड हुए हैं, जो 6 छात्र आए हैं उनका जब देखेंगे टोटल, तो 6 गुणे 54 यानी कि 324 किलोग्राम ऐड हुए हैं, 270 छोड़े और 324 ऐड हुए, तो कुल भार नया जो आएगा, नया जो कुल भार आएगा वो कितना हो जाएगा, नया आएगा तो 2900 में हम 324 ऐड हुए हैं, 324 किलोग्राम ऐड हुए हैं, और गए कितने हैं 270, तो घटा देंगे। तो यहाँ पे इसको घटाइएगा तो आपका आज कितना आ जाएगा, 2900 में 300 जुड़ेगा तो 3224 हो जाएगा, 3224 माइनस 270 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2954 किलोग्राम। तो अब नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत 2954 बटे कर देंगे, 2954 बटे 50 कर देंगे। ठीक है, 2954 बटे 50 कर देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जब भाग करिएगा 50 से तो ये हो जाएगा आपका 59.08 किलोग्राम नया औसत आ जाएगा। ठीक है, 59.08 किलोग्राम हो जाएगा। आंसर ए पार्ट इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या दिया गया है, किसी पंसारी को 66 रुपये और 88 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाली 2 दालों की 2 किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि 76 रुपये प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त किया जा सके। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो 66 किलोग्राम और 88 किलोग्राम इसमें मिलाया जाना चाहिए कि 76 हमें प्राप्त करना है, तो 76 में इसमें हम मिश्रण का हम लगाएंगे इसमें अनुपात, तो 88 में से 76 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 12, और 76 में से 66 घटेगा तो हो जाएगा 10। तो हमारा जो अनुपात हो जाएगा 12:10, मतलब 2 छक 12, 2 पंचे 10, यानी कि 6:5 इसका फाइनल अनुपात हो जाएगा। आंसर 6:5 राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 क्या दिया गया है, बिंदु दिया गया 4,6 और -4,8, 2 बिंदु दिया गया है, और यहाँ पे 2 बिंदुओं में से हमें निकालना है कि इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, x1 + x2/2
यानी कि 4 माइनस 4/2 और y1 प्लस y2/2, तो 6 प्लस 8/2, ये हमारा हो जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक। मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा, 8 से 14/2 यानी कि 7, तो 0,7 हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी मध्य बिंदु के निर्देशांक की। ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0,7, यही हमारा आंसर हो जाएगा 0,7। डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है 10 व्यक्तियों की एक टीम में 9 व्यक्ति अपने भोजन पर 40 रुपये प्रत्येक खर्च करते हैं और शेष एक व्यक्ति सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च करता है। तो उनके भोजन के लिए कुल व्यय की बात कर रहा है यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि जो 10 व्यक्तियों के द्वारा जो खर्च किया गया जो धन राशि है वो कितनी है टोटल, तो टोटल अमाउंट x रुपये मान लो 10 व्यक्तियों के द्वारा खर्च किया गया। तो प्रश्न के अनुसार अगर हम देखेंगे तो 40 रुपये प्रत्येक 9 व्यक्ति खर्च करते हैं, तो 40 गुणे 9 हो जाएगा टोटल, प्लस x जोड़ देंगे और इसका औसत निकालेंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे। ये बराबर कह रहा है कि 9 रुपये अधिक खर्च करता है, तो x माइनस घटा देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 9 के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं एलसीएम तो 10x माइनस 9 चौक 36 360 और माइनस x बटे 10 बराबर 9, तो 10x माइनस x मतलब कि 9x माइनस 360 बराबर 90, तो 9x बराबर 360 प्लस 90, तो 9x बराबर 360 90, 9 6 15 3 1 4 450, तो x बराबर 9 5 45 यानी कि 50, तो x बराबर हो जाएगा 50। तो इसलिए कुल व्यय कितना होगा, तो कुल व्यय हो जाएगा 40 गुणे 9 और प्लस x मतलब कि 50, मतलब कि 9 चौक 36 360 प्लस 50 यानी कि हम जोड़ेंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 410 रुपये। तो यही हमारी फाइनल आंसर हो जाएगी 410 रुपये। ठीक है, तो यही निकालना था। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो में एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।